नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 24 का चौसर में बात सियासत के उस समीकरण की जिसने इंडिया महागठबंधन हो या फिर बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, सबका चुनावी गणित बिगाड़ कर रख दिया है। क्योंकि 24 के चुनाव में इस बार इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने सियासी दलों की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसमें सबसे पहले नाम आता है बिहार में सबसे बड़ा चेहरा पप्पू यादव का, जिनके खिलाफ तेजस्वी यादव के बयानों ने सियासत का मीटर इतना हाई कर दिया कि बिहार में मानो भूचाल सा गया हो। और इसी के साथ बिहार की दूसरी सीट पर है एक्टर पवन सिंह की काराकाट सीट पर एंट्री। तो वहीं राजस्थान में रविंदर सिंह भाटी भी खूब अटेंशन बटोर रहे हैं। तो टेंशन में दरअसल हर दल नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल निर्दलियों का है। पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया है और पूर्णिया इतिहास लिखेगा। यह एमपी का चुनाव नहीं हो। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। मैं पवन सिंह आ रहा हूं काराकाट। देश में चुनावी महासमर है। स्वागत है भाई, स्वागत है। और इस समर में चुनावी कदर, रैलियों का जोर है, भाषणों का शोर है, लोकतंत्र का महापर्व हर ओर है। भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। 2004 में बीजेपी को सत्ता पाने से रोकने के लिए यूपीए 14 दलों के साथ तैयार हुआ। 10 साल बाद 2024 में एक बार फिर बीजेपी के लगातार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस समेत उसके घटक दलों ने अपने गठबंधन को नई पहचान दी और इलेक्शन में ये महागठबंधन पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। दूसरी तरफ मोदी सरकार यानी कि बीजेपी अपने गठबंधन वाले दलों के साथ मिलकर एनडीए के लिए न सिर्फ हैट्रिक का जोर लगा रहे हैं, बल्कि उन्होंने एनडीए के लिए मिशन 400 का प्लान भी तैयार कर रखा है। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे। हिंदुस्तान का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2024 को हो चुका है। ऐसे में अब दो सबसे बड़े दलों के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार, क्योंकि बड़ी पार्टियों से टिकट नहीं मिलने के कारण कई उम्मीदवार इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई जीतकर सांसद भी बन चुके हैं। इस बार जो 3 सबसे बड़े निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी वजह से इनके इलाके की सीट बन गई है हॉट सीट। सबसे ज्यादा चर्चा में है बिहार में पूर्णिया सीट, जहां से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद पड़े। इससे लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की चिंता बढ़ गई। इसी तरह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बीजेपी की ओर से मनपसंद सीट नहीं दिए जाने के कारण काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान की बाड़मेर सीट पर रविंदर सिंह भाटी बीजेपी के टेंशन बढ़ा रहे हैं। पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया है और पूर्णिया इतिहास लिखेगा। यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। पूर्णिया की जनता एक नई राजनीति का इतिहास गढ़ेगी। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे मां जैसी प्यारी है। आपका आशीर्वाद, प्यार और दुलार मिले, बस इतनी सी चाहत हमारी। जनता का आदेश था, जनता के आदेश की पालना करते हुए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हमारे 36 कौम के लोगों का
ये आदेश था कि आगे आओ, चुनाव लड़ो, मजबूती से इस क्षेत्र की बात करो, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ो। तो मैंने उनके आदेश की पालना करते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाया। ऐसे में चुनावी महासमर में पूरे देश का सियासी पारा हाई। ऐसे में देश के रण में सियासी तीर इस कदर चल रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ हर कोई मोर्चा खोले शब्दबाण तैयार किए हुए बैठा है। इसे कुछ इस तरह समझो। क्या लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव कभी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है ये सब समझाएंगे। पहले तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। पूर्णिया के धमदाहा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने मंच से कह दिया, अगर आप बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो आप एनडीए को चुन लो। साफ बात है, तेजस्वी के इस बयान के बाद सियासी हलचल होनी ही थी। ऐसे में अब तेजस्वी ने जिस निर्दलीय प्रत्याशी को हराने के लिए यह बयान दिया, वो नाम है पप्पू यादव का। एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को वोट ना मिल सके, वो ना जीत पाए पूर्णिया सीट से। ऐसा आखिर तेजस्वी यादव को क्यों कहना पड़ रहा है? इतना गुस्सा आपसे किस लिए? इतनी नफरत आखिर तेजस्वी यादव को आपसे किस लिए? महाभारत में गंधारी का श्राप जो था, वो आप जरा याद कीजिए। लेकिन वो समय काल पात के अनुसार कुछ और चीजें थी। और महाभारत जो तब हुआ, उस वक्त कर्ण भी थे, उस वक्त दुर्योधन की संख्या कम थी, रामायण के काल में रावण की संख्या कम थी, महाभारत के काल में। तो आज की जो संख्या, आज की जो स्थिति है, राजनीतिक रूप से अब लोग विचारधारा की बात कम करते हैं, मुद्दों की बात कम करते हैं, विकास की बात कम करते हैं, हमें क्या करना है उस पर कम करते हैं, हमने सही माने में क्या किया 10 साल में उसके कम करते हैं। पूर्णिया वो लोकसभा सीट जिसकी चर्चा आजकल बिहार में जोर शोर से हो रही है, क्योंकि इस सीट में इंडिया गठबंधन में रार छिड़ी थी। एक तरफ गठबंधन कोटे के हिसाब से ये सीट आरजेडी के पाले में चली गई, तो वहीं पप्पू यादव, जिन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय ही इसलिए किया था कि पूर्णिया से वो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीमा भारती आरजेडी के कोटे से वहां प्रत्याशी घोषित हो गई, जिसके बाद पप्पू यादव ने आखिरकार निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब ऐसे में उनके मैदान में आ जाने से पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि एनडीए की तरफ से जेडीयू के खाते में आई पूर्णिया सीट संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार चुना गया। मैंने कोई मांग नहीं की, आप सीधा देख लीजिए। सदन में मैं पहले ही कह दिया था, पूर्णिया में 1.5 महीने से 8 महीने से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया चल रहा था। हम घर घर जाकर के मिले थे। हम 3 बार सांसद रहे वहाँ, 2 बार मधेपुरा, 1 बार सिंहेश्वर से मिले रहे। हमारी मात बहुत कम वोटों से हारी। हम एक बार 8-9 हजार से हम किसी तरह हम मुश्किल से हार गए, अब वो लिफाफा छाप के चलते। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी की हवा में हम चुनाव जीते। हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते। उसी जिम्मेदारी के साथ, कर्तव्यों के साथ हम पूर्णिया को चुने, जहाँ जाति धर्म मजहब की कोई राजनीति कभी मेरे साथ नहीं हुई। तेजस्वी यादवों का वोट बैंक बिखरने से बचाने में तो लगे ही हैं, साथ ही साथ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रोकने में उससे भी ज्यादा ताकत झोंके हुए हैं। बयान क्या है? 2 गठबंधन है, इंडिया है और एनडीए है। हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, और जो लोग इंडिया का साथ नहीं दे रहे, इसका मायने क्या है कि वो एनडीए का साथ दे दे? वो साथ दे ना दे, वो संविधान को खत्म करने के पक्ष में। हम लोग जो है संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना। दरअसल पप्पू की वजह से आरजेडी के लिए सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम और यादव वोट बैंक में बिखराव का है, क्योंकि पप्पू यादव और आरजेडी का वोट बैंक एक जैसा है। पूर्णिया में करीब 5 लाख मुस्लिम और 1.5 लाख यादव वोटर हैं।
पप्पू यादव की दोनों समुदाय में एक जैसी पकड़। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट तक कहना शुरू कर दिया और तेजस्वी को भरोसा है कि लालू के नाम पर एकजुट होंगे मुस्लिम यादव वोटर। तेजस्वी के हमले इतने तेज हैं कि शायद वो ही इस फेर में फंसते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब उनकी बहन मीसा भारती से इस बारे में सवाल हुआ तो वो सकपका गई। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे थे। वो कह रहे हैं एनडीए को कीजिए, अगर इंडिया को नहीं करते हैं तो एनडीए को करिए। हाँ, तेजस्वी ने कहा है आज। नहीं, कुछ गलतफहमी, ऐसा एक नेता ऐसा कह सकता है ये, पर नहीं, बिल्कुल। पूर्णिया के पिच ही ऐसी है कि तेजस्वी को अंधाधुंध बल्ला चलाना पड़ रहा है और ऐसे में गेंद कभी इधर उधर जाने का खतरा रहता ही है। तेजस्वी के साथ भी यही हुआ, क्योंकि जब गेंद तेजस्वी के बल्ले से हवा में उछली तो भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों ने उसे लपकने की सारी कोशिशें शुरू कर दी। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार कर। यह स्पष्ट दिखलाता है कि लोगों की मानसिकता भारत तोड़ने वाला है, भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और महागठबंधन के लोग तो अब हार भी मान चुके हैं। इसलिए पूरी तरह मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, गरीबों का पैसा गरीब के पास रहेगा, जिसने कमाया वही खाएगा। हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है, इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुलाकर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। लेकिन पूर्णिया का पेच बीजेपी ने नहीं बल्कि पप्पू यादव ने फंसा रखा है, क्योंकि पप्पू यादव मैदान से हट नहीं रहे और तेजस्वी यादव को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है। ऐसे में पूर्णिया का परिणाम क्या होगा ये बताना और समझाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं। काराकाट से पवन सिंह। आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं पवन सिंह आ रहा हूं काराकाट। सर सजदे में है, दिल में सेवादारी है। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे मां जैसी प्यारी। बिहार में चुनाव का मौसम गर्म है। राजधानी पटना से पूर्णिया और काराकाट तक चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि काराकाट से भी निर्दलीय उम्मीदवार ने सियासत की तपिश को बढ़ा दिया। ये भीड़ देखिए, ये बिहार की जनता है जो मानो पवन सिंह को जनादेश देने के लिए तैयार बैठी है और यही पवन सिंह की बड़ी ताकत भी बन रही है। आप खुद देख रहे हैं चुनौती कितना है। चुनौती वो दोनों जन हमारे गार्जियन जैसे हैं और मैं आशा करता हूं उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। ये वही पवन सिंह है जिन्हें बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में आसनसोल सीट से उम्मीदवार चुना था, लेकिन पवन सिंह ने 24 घंटे के भीतर अपना नाम चुनावी मैदान में पीछे खींच लिया था। अब पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने का मन बना लिया। इस सीट से एक तरफ जहां पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं तो वहीं एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा सामने। इन दोनों के अलावा महागठबंधन से बात की जाए तो भाकपा माले से राजाराम सिंह मैदान में। पवन सिंह ने सबसे पहले काराकाट पहुंचते ही शक्ति प्रदर्शन किया। उनके रोड के काफिले में 150 गाड़ियां थी। कई जगह भीड़ उन्हें देखने के लिए बेकाबू हो गई। 100 किलोमीटर के रोड शो के लिए पवन सिंह का काफिला आरा से काराकाट के लिए निकला। काफिला जैसे ही काराकाट क्षेत्र में पहुंचा, पवन सिंह को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी।
पवन सिंह के लिए ये फाइट आसान नहीं होगी, लेकिन ये बात तय है कि पवन सिंह ने काराकाट की सीट पर टक्कर देने का मन बना लिया। यही एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती। ऐसे में जब भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल से इस बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। खेसारी लाल ने पवन सिंह को शुभकामनाओं के साथ नसीहत भी दी। मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीतें और सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए जीतना हारना मायने नहीं रखता है, मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हम तो आज जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखें। औरंगाबाद में भगवान भास्कर के नगरी देव में भगवान सूर्य के दर्शन कर पावर स्टार पवन सिंह ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। ऐसे में उन्हें कितना फायदा मिल पाता है ये तो वक्त बताएगा। जिसकी रैलियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ये प्रेम है। नाम रविंद्र सिंह भाटी। उम्र 26 साल। वो है बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी उम्र है सिर्फ 26 साल। बताना चाहूंगा कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा और जनता के आदेश के अनुसार मैं आगे आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 में जोधपुर विश्वविद्यालय में मैं एक स्टूडेंट के तौर पे था। 2019 तक मैं सक्रिय राजनीति में आया और छात्र राजनीति में 2019 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। छात्र राजनीति के माध्यम से एक सीडी मुझे मिली। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में था। 3 साल का कार्यकाल था। 3 साल के कार्यकाल के बाद में सभी का आदेश था कि आप विधानसभा का चुनाव लड़े। मैंने पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ थमा और पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि आपको वो सिंबल नहीं मिल पाता। मुझे सिंबल नहीं मिल पाया, पर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, जिसकी वजह से सबसे कम उम्र का विधायक मुझे बनने का मौका मिला। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में सबसे कम उम्र का हूँ। सभी का प्यार खूब सारा मिला और वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव है इसमें जनता का आदेश था कि आप आगे आओ, चुनाव लड़ो और हम सभी के लिए आप लड़ाई लड़ो। तो मैं जनता के आदेश के अनुसार मैं आगे आया हूं और उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए। भाटी बीजेपी के ऐसे बागी जो आज उसी के लिए बड़ी चुनौती बन गए। उनके नामांकन के दौरान उमड़े जनसैलाब ने मानो सियासत में भूचाल चला दिया। भाटी की रैलियों की तस्वीरें देख सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी परेशान, क्योंकि माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर बीच में खड़े हो गए। बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के हालात बन गए। बीजेपी ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल पर बाड़मेर सीट से दांव खेला। तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में छलांग लगा चुके हैं। कई प्रकार के काम हुए जो गरीबों के, आज गरीब जिस तरह से कहता है कि वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किए हैं जिससे हम गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। और अब सरकार राजस्थान में आई है। कांग्रेस की सरकार तो आपको पता है कि राजस्थान में थी तो उन्होंने तो सिर्फ करप्शन किया था। अब यहाँ पर सरकार है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर का अब विकास होगा और युवाओं को रोजगार से लेकर अन्य सारी चीजें निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत ही बढ़िया माहौल है बाड़मेर जैसलमेर बड़ोदरा के युवाओं में, बुजुर्गों में, 36 कौम के लोगों में जबरदस्त माहौल है कांग्रेस पार्टी के प्रति। और इस बार पूरी जनता ने ठान लिया है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बाड़मेर का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे पीसीसी के शीर्ष नेतृत्व हो या सेंट्रल के, सभी नेताओं ने बाड़मेर की जनता की भावना को देखते हुए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पे भरोसा किया है और मैं सभी के भरोसे के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जनता का आदेश था, जनता के आदेश की पालना करते हुए बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के हमारे 36 कौम के लोगों का
ये आदेश था कि आगे आओ, चुनाव लड़ो, मजबूती से इस क्षेत्र की बात करो, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ो। तो मैंने उनके आदेश की पालना करते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाया।